हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम जान अकेडमी है और मैं हूं आपका प्यारा सा जीके ट्राइडल सर जो आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन लेकर आया हूं ऑन प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। तो अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल फिजिक्स हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स, और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने काइनेमैटिक्स का जो सेक्शन है उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने प्रॉब्लम 1.1 से लेकर 1.10 तक डिस्कस किया है। अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज videos or lectures so that you can have a better understanding of what we are doing here। तो चलिए टाइम को जाया किए बिना आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं, और जिस सेशन में हम आज प्रॉब्लम 1.11 डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जो प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है, उसको मैं पहले इस प्रॉब्लम को रीड थ्रू करूंगा या इसके टेक्स्ट को रीड थ्रू करूंगा और फिर बाद में हम समझेंगे कि प्रॉब्लम का जो सम एंड सबस्टेंस है वो हमें क्या बता रहा है, वो क्या है। तो पहला है कि two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment the particles were located at one point and moved with velocities v1 equal to 3.0 meters per second and v2 equal to 4.0 meters per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular। तो इस तरीके से मैंने इसका टेक्स्ट पढ़ लिया। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा कुछ इसको इसका समझ में आया होगा, लेकिन चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है और डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपको बोल रहा है कि टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये बोल रहा है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, और ये दोनों पार्टिकल्स एक्सेलरेशन एक ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं अर्थ की बात करूंगा, चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रहे हैं तो ये अर्थ पर ही चल रहे हैं। और अर्थ पर चूंकि ग्रेविटेशन फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो मैंने इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन कहा है, और जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट उसको मैंने एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहा है। तो ये तो पहला पार्ट है, पहला पॉइंट है, पहला जो सेंटेंस है इस क्वेश्चन का वो ये डिटेल्स हमें कन्वे करता है। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट वन पॉइंट। तो इनिशियल मोमेंट पर, तो इनिशियली ये दोनों पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड थे, और वो पॉइंट मैंने क्या माना है, ये वाला जो पॉइंट है ये मैं मान रहा हूं कि इनिशियली ये दोनों पार्टिकल्स इस पॉइंट पे सिचुएटेड थे। तो फिर क्या किया गया, मूव्ड। तो इनिशियल पॉइंट के बाद ये दोनों पार्टिकल्स चलने लगे, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी v1 से और वेलोसिटी v2 से, हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों पार्टिकल्स इन्होंने चलना स्टार्ट किया वेलोसिटी v1 v2 से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और यहां पर मैंने क्या सपोज किया है कि जो वेलोसिटी v1 है, जो पहला पार्टिकल है, ये वेलोसिटी v1 से चल तो रहा है लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो ये दूसरा पार्टिकल है ये वेलोसिटी v2 से चल तो रहा है लेकिन ये टुवर्ड्स राइट चल रहा है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर सपोज कर रखी है, और यहाँ पर मैंने डायरेक्शन को भी नोट डाउन किया है जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था। तो अब होगा क्या, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर v1 है, तो ये टर्न हो जाएगा क्योंकि अब ये मतलब पैराबोला पर चल रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही बन जाएगी। पैराबोला पर चल रहा है और वेलोसिटी वेक्टर चूंकि हमेशा कर्व को टेंजेंशियल होता है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से घूम जाएगा, और चूंकि ये घूम जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और उसी तरीके से दूसरे का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरीके से घूम जाएगा तो उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पहले इनके बीच का जो एंगल होगा अगर वो 180 डिग्री होगा तो उनका एंगल धीरे धीरे कम कम हो रहा है, और किसी पॉइंट पर जब ये पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल होगा उसको मैंने पॉइंट पी कहा है, और किसी और पॉइंट पर जब पार्टिकल सेकंड होगा जिसको मैंने क्यू कहा है, इन पर जो वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और दरअसल ये कह ही रहा है कि जिस पॉइंट पर इनके वेलोसिटी वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये आपको दरअसल कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं इधर और यहाँ पर भी रोटेट हो रहा है, तो इनका इनके बीच का जो एंगल जो यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर है वो कम हो रहा है। कम होते होते जब वो 90 डिग्री को पहुंच जाए तो तब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन का जो सम एंड सब्सटेंस है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की डिटेल्स जो है उसको हम ध्यान में रखेंगे और डायग्राम को भी ध्यान में रखेंगे।
तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कोई सॉल्व करता हूँ, तो मैं एक फॉर्मलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करता हूँ और सपोज़िशन भी करता हूँ, जो-जो चीज़ें मुझे माननी होगी, ताकि कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप वो सपोज़िशन डायग्राम पर ही मार्क डाउन कर सकते हो टू सेव टाइम। ओके, तो पहली सपोज़िशन क्या है कि वेलोसिटीज़ जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं इन पार्टिकल्स की, वो v1 और v2 है। जो मैं यहाँ पर डायग्राम पे भी मान रहा हूँ कि v1 और v2 इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ है और इन्हीं फाइनल वेलोसिटीज़ पर ये पार्टिकल जो है ये एक-दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर हो जाती है और ये फाइनल वेलोसिटीज़ अटेन करते हैं टाइम इंटरवल टाउ के बाद। मीन्स टाइम इंटरवल टाउ के बाद इनके बीच की वेलोसिटीज़ v1 प्राइम, v2 प्राइम होती है और वो एक-दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशंस को भी नोट डाउन करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वेलोसिटीज़ का ज़िक्र आ रहा है, डिस्टेंसेस का ज़िक्र आ रहा है तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पहले इनिशियल कंडीशंस पता होनी चाहिए। और यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस कैसी है ज़रा देख लेते हैं। इनिशियली ये जो जिस पॉइंट पर ये पार्टिकल इनिशियली था इसी को मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। ये बात याद रखिएगा कि द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज़ द पॉइंट व्हिच आई एम सपोजिंग टू बी द ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन है। तो ओरिजिन किधर है? तो ओरिजिन तो इनिशियली अगर यही ओरिजिन है तो इनिशियली ये दोनों पार्टिकल्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो 0 के बराबर होंगे और वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि जो पहले पार्टिकल का जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है, पहले पार्टिकल का जो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट है, दूसरे पार्टिकल का जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरे पार्टिकल का जो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट है, ये सारे 0 के बराबर है क्योंकि ये पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पर है। अब वेलोसिटीज़ की बात आती है। अगर मैं मैग्नीट्यूड खाली दरअसल यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड लेना था तो चलिए साइन को भी हम ले लेते हैं। अगर हम पहले वेलोसिटी वेक्टर तो ये इनिशियल वेलोसिटीज़ की बात चल रही है। अगर मैं पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को देखूँ टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन वो कितनी है माइनस v1 तो यहाँ पर माइनस मैंने क्यों लिया? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है। पॉजिटिव डायरेक्शन इज़ टुवर्ड्स राइट। तो अगर वो टुवर्ड्स राइट है तो जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो अगर ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो उस वजह से माइनस साइन आ रहा है। इसको आप नोट डाउन करोगे, इसको आप याद रखोगे। उसी तरीके से पहले पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन वो 0 है क्योंकि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। और जो सेकंड पार्टिकल की जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो v2 है और वाई डायरेक्शन में 0 है। ये भी ऑब्वियस है क्योंकि इनिशियली ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, वाई डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होती है। तो जब ये मूव किए तो फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होती है? तो फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो मैंने v1 एक्स प्राइम माना है और जो इसका वाई कंपोनेंट है v1 प्राइम होगा। v1 वाई प्राइम होगा। उसी तरीके से जो दूसरे पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो होगा v2 एक्स प्राइम, v2 वाई प्राइम। अब एक्सेलरेशन पर देखते हैं तो ये जो है ये सपोज़िशन से आ रहा है। अब एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन जो होगा पहले पार्टिकल के केस में भी एक्सेलरेशन ओनली एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ओनली वाई डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में ना होगी, ओनली वाई डायरेक्शन में। तो इस वजह से एक्स डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन आएगी वो दोनों पार्टिकल्स के लिए 0 आएगी और वाई डायरेक्शन में जी के बराबर आएगी। क्योंकि मैंने डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना है, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस जी आएगा। अब टाइम की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम अंडर कंसिडरेशन है वो टाउ के बराबर है, क्योंकि हम सारी सिचुएशन टाइम पीरियड टाउ के बाद देखना चाहते हैं। तो इस वजह से टाइम पीरियड आपका टाउ के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये इनिशियल कंडीशन सारी समझ में आ गई होंगी। तो अब एक सारा का जो खेल है, सारा खेल जो है वो मैथमेटिक्स का है और इक्वेशंस का है। तो चलिए पहली इक्वेशन हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्या कोशिश करेंगे, हम पहले ही वेलोसिटीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर्स को निकालने के लिए एक ब्यूटीफुल सी इक्वेशन होती है, जिसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि फाइनल वेलोसिटी को किस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ रिलेट कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मेरे पास 2-2 इक्वेशंस क्यों आ रही है? आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो आपको दोनों इक्वेशंस को टेक इंटू कंसिडरेशन करना होगा क्योंकि बीइंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, y की v1 x इज़ इक्वल टू u1 x प्लस a1 xt, तो ये मुझे बता रहा है कि जो वेलोसिटीज़ है एक्स डायरेक्शन में वो किस तरीके से चेंज हो रही है। और उसी तरीके से जो v1y इज़ इक्वल टू u1y प्लस a1y t है, ये मुझे बता रहा है कि वेलोसिटीज़ जो है वो किस तरीके से y डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये तो इक्वेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर वाली जो इनिशियल कंडीशंस है, वो इस वाली इक्वेशंस में डालूँ,
इस वाले पार्टिकल्स के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो u1x है, u1x माइनस v1 के बराबर है, तो ये v1 मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर जो माइनस साइन आना चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं इंक्लूड किया है? तो यहाँ पर मैं खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ अभी, तो इस वजह से मैंने माइनस साइन को इग्नोर किया है। माइनस साइन को मैं लेटर ऑन जब मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँगा, तो वेक्टर फॉर्म में लाऊँगा। या तो आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर माइनस साइन यहीं पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो और फिर वेक्टर फॉर्म में आपको माइनस इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पर। ये कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है? तो यहाँ पर माइनस मैं लेटर ऑन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। या तो आप यहाँ पर भी माइनस को स्किप कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस इसलिए लिखा था ताकि डायरेक्शन क्लियर हो जाए। तो v1x प्राइम होगा v1 के बराबर। अब ये क्यों है? क्योंकि खाली a1x 0 के बराबर है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, खाली ये टर्म सर्वाइव कर रही है। और जहाँ तक बात है v1 प्राइम, अब ये प्राइम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी जो है, ये फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम के बराबर है। तो v1 प्राइम होगा बराबर g टाउ। अब ये g टाउ क्यों है? आप बोल सकते हो। g टाउ इस वजह से क्योंकि ये जो u1y है, ये तो 0 के बराबर है और ये जो a1y है, ये तो g के बराबर है और टाइम आपका टाउ ही है। तो ये आपके वेलोसिटी वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स है वो आ गए। अगर मुझे कंपोनेंट्स मिल गए तो क्या मैं वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है उसमें x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, और यहाँ पर जो मेरा x कंपोनेंट है वो है बराबर माइनस v1x प्राइम i कैप प्लस v1 प्राइम j कैप, ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस कहाँ से? ये जो माइनस मैंने यहाँ पर स्किप किया था, ये यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया है। डज़न्ट मैटर, अगर आपको यहाँ पर स्किप करना है तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर आप स्किप करोगे तो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द मैथमेटिक्स एट ऑल। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है v1। अब इसके 2 कंपोनेंट्स क्यों हैं? क्योंकि हम प्लेन की ही बात कर रहे हैं, प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी में हम ऊपर वाले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर v1 प्राइम आएगा बराबर माइनस v1 i कैप प्लस g tau j कैप प्लस g tau j कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आपको नोट डाउन करना है। तो उसी को हम नोट डाउन कर रहे हैं। अब ये तो हो गया पहले पार्टिकल की स्टोरी। ये जो पहला पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी मुझे मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पार्टिकल है, सिमिलर प्रोसीजर है, सिमिलर इक्वेशंस का यूज़ करके इसकी वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो दूसरे पार्टिकल के लिए भी हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो वो क्या होगा, u2x होगा v2x होगा u2x प्लस a2xt और v2y होगा बराबर u2y प्लस a2yt के बराबर। ये जो U2x है, U2x अगर आप थोड़ा-सा जो लेक्चर है उसको रिवाइंड करोगे, तो आप देखोगे कि U2x है, ये तो V2 के बराबर है क्योंकि इनिशियली हमने इसको V2 से ही थ्रो किया है, लेकिन जो A2x है वो तो 0 के बराबर है। तो इस वजह से ये वाली टर्म सर्वाइव नहीं करेगी, खाली ये टर्म सर्वाइव करेगी, तो V2x प्राइम होगा बराबर V2 के। एंड सिमिलरली जो V2y है वो है बराबर U2y प्लस A2yt। अब देखिए ये जो U2y है ये तो 0 के बराबर है क्योंकि हमने इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ना कि वर्टिकली, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। अब ये जो A2y है, A2y जो है वो एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो g के बराबर है और t तो टाउ के बराबर हमने माना है, तो V2y होगा g टाउ के बराबर। एग्जैक्टली वही लॉजिक जो हमने प्रीवियस यूज किया था। तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा सेकंड पार्टिकल के लिए, वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। वेक्टर v2 प्राइम होगा v2x प्राइम i कैप प्लस v2y प्राइम j कैप। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं आया? तो मैं आपको कहूँगा कि ज़रा डायग्राम की तरफ देखिए। डायग्राम की तरफ देखेंगे तो इसका कंपोनेंट जो है x वाला, वो तो x की डायरेक्शन में ही आ रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और जो y कंपोनेंट वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में आ रहा था। इसके लिए वो नेगेटिव x डायरेक्शन में आ रहा था, तो इस वजह से नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा था। तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, v2 को यहाँ पर डालो और ये जो जीटा है इसको यहाँ पर डालो। तो डालने के बाद आपके पास जो सेकंड वेलोसिटी वेक्टर है वो निकल के आएगा, और वो क्या है, वेक्टर v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 i कैप प्लस जीटा टाइम्स j कैप, जीटा टाइम्स j कैप। या सो दीज आर द टू वेलोसिटी वेक्टर्स दैट यू गॉट। सो आपको वेलोसिटी वेक्टर v1 भी मिल गया, वेलोसिटी वेक्टर v2 भी मिल गया। तो अब आपको खुद सोचना, अब आपको खुद से ही क्वेश्चन पूछना है कि अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर्स मिल गए और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। उस टाइम पर, जिस टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आपके दिमाग में ये आइडिया पॉप अप होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसको परपेंडिकुलर है। और अगर आपको वेक्टर एनालिसिस की कोई या वेक्टर अलजेब्रा अगर हम थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे, तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिलेशन होती है, इस वाली चीज़ को टैकल करने के लिए। वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी कहते हैं। ज़रा मुझे बताइए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी क्या होती है?
ओके, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी अगर आप थोड़ा रिकॉल करोगे, वो कुछ इस तरीके से होती है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी में डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो 0 के बराबर होता है। अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर ये 2 वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी टाउ में और उससे टाउ निकाला जा सकता है। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो V1 है बराबर माइनस V1 I कैप प्लस G टाउ J कैप, तो वो ये है। और V2 है बराबर V2 I कैप प्लस G टाउ J कैप, तो वो तो इसके बराबर है। और हमें पता है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमें ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गए हैं वेक्टर्स, तो हमें क्या पता है, तो हम कंपोनेंट फॉर्म में इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, जो मेंशन नहीं किया गया है। तो दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मुझे एक्स कंपोनेंट्स जो है, ये जो एक्स कंपोनेंट है, इसको मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये वाली टर्म माइनस V1 V2 प्लस G स्क्वायर टाउ स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी। चलिए इसको इरेज़ कर देते हैं। ओके, उसको मुझे इरेज़ नहीं करना था। तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि ये 0 के बराबर है। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए। मैं ये जो वाला पॉइंट है, कौन-सा वाला पॉइंट? ये वाला जो चीज़ है, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो और इस जी स्क्वायर को मैं डिवाइड में ले जाऊँगा। तो आपके पास टाउ स्क्वायर आ जाएगा V1 V2 डिवाइड बाय जी स्क्वायर। तो आपके पास टाउ कितना आ गया? अंडर रूट V1 V2 डिवाइडेड बाय जी। तो आपके पास जनरल रिलेशन आ गई। तो अब आपको जनरली याद रखना है कि अगर आपके पास 2 हॉरिज़ॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स है, क्या है? 2 हॉरिज़ॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स है, वो आपने उनको एक ही पॉइंट से फेंका, लेकिन ऑपोज़िट डायरेक्शन में फेंका विद वेलोसिटी V1 V2, तो टाइम पीरियड टाउ इक्वल टू अंडर रूट V1 V2 डिवाइडेड बाय जी के बाद वो एक-दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें थोड़ी कह रहा था कि आपको टाइम निकालना है, वो हमें कह रहा था कि डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है? डिस्टेंस के लिए हमें टाइम निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ज़रा मुझे जल्दी बताइए कि ये डिस्टेंस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? कोई फ़ॉर्मूला है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी होगी, जिससे आप डिस्टेंस निकालते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में? एग्ज़ैक्टली। तो वो फ़ॉर्मूला क्या होती है? वो फ़ॉर्मूला होती है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला। तो डिस्टेंस फ़ॉर्मूला में हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि जो डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट्स के बीच में होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, ये जो x2 है, x1 है, y2 है, y1 है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के। तो मेन एम यहाँ पर क्या है? मेन एम यहाँ पर है कोऑर्डिनेट्स निकालना। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको कोई फिजिक्स वाली इक्वेशन भी यूज़ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। और कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है, उसको हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कहते हैं, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। और ये चीज़ याद रखनी है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन की 2 फॉर्म्स होती है। एक तो होती है कोऑर्डिनेट फॉर्म, दूसरा होता है जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस, इसको एस इज़ इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर जिसको कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा कोऑर्डिनेट फॉर्म है, उसको भी आपको याद रखना है। और कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या है? ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट होता है x1, वो होता है इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 0 प्लस u1 xt प्लस हाफ ऑफ a1 xt स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मेरे पास x के लिए भी आएगा और y के लिए भी आ जाएगा इक्वेशन। तो y1 होगा बराबर फाइनल कोऑर्डिनेट y1 0 प्लस u1 yt प्लस हाफ ऑफ a1 yt स्क्वायर। तो अगर हम प्रीवियस इक्वेशंस या प्रीवियस कंडीशंस इसमें डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो 0 के बराबर है, क्योंकि इनिशियली जो हमारा पार्टिकल था, वो तो मैंने ओरिजिन पे ही सपोज़ किया है और y1 0 भी 0 के बराबर है। और ये जो है u1x, ये किसके बराबर है? ये होगा बराबर माइनस v के। याद रखना, यहाँ पर आपको माइनस डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? वहाँ पर मैंने क्यों नहीं डाला? मेन एम दरअसल यहाँ पर है क्या? वहाँ पर मैं वेक्टर ले रहा था। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये कितना आएगा? माइनस v1 टाउ, t तो टाउ के बराबर है, a1x तो 0 के बराबर है। तो ये टर्म तो सर्वाइव नहीं करेगी। तो इन 3 में से खाली ये बीच वाली टर्म सर्वाइव करती है और वो मुझे V1 टाउ दी गई है। उसी तरीके से ये वाली टर्म सर्वाइव नहीं करेगी। ये वाली टर्म भी सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि U1y 0 के बराबर है, खाली ये वाली टर्म सर्वाइव करेगी, क्योंकि A1y g के बराबर है, तो y1 होगा हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन करोगे कि x1 क्या है, x2 क्या है। तो ये आपको पहला जो पार्टिकल है, उसकी पोज़ीशन दे रहा है। तो इसी को आगे लाते हुए
या इसी इक्वेशन को आगे अप्लाई करते हुए फॉर द पार्टिकल नंबर सेकंड हम सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो x2 है वो है बराबर x2 0 प्लस u2xt प्लस हाफ ऑफ a2xt स्क्वायर और y2 है बराबर y2 0 प्लस y2 y u2yt प्लस हाफ ऑफ a2yt स्क्वायर। इसमें भी वही कंडीशंस अगर आप डालोगे तो आपको x2 मिल जाएगा v2 टाउ और y2 मिल जाएगा हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है ये भी जीरो खाली ये सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पर ये जीरो और ये सर्वाइव कर रहा है तो उस वजह से आपको X2 Y2 मिल रहा है। तो आई होप आपको इतनी डिटेल्स जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर टाउ हमने क्यों निकाला? ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही ये क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ये चीज़ निकालने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली टाउ तो यूज़ हो रहा है। तो आपको टाउ पहले निकालना होगा, टाइम निकालना होगा जिस पे ये परपेंडिकुलर है। उसी के बाद आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो अब ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला हमारी क्या है? PQ जो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, वो है बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसमें अब खाली आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ये x2 जो है वो है बराबर v2 टाउ और जो ये x1 है ये है बराबर माइनस v1 टाउ। तो इन दोनों को इधर डालोगे आप तो ये जाएगा v2 टाउ और ये जो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस v1 टाउ आ जाएगा। तो ये v2 टाउ प्लस v1 टाउ होल स्क्वायर। उसी तरीके से y2 जो है y2 यहाँ से हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर और y1 जो है हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर तो हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ g टाउ स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो क्लियरली ये टर्म तो गायब ही हो रही है, कैंसल ही हो रही है। लेकिन ये वाली टर्म जो है, ये सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि जो टाउ टाउ है, वो तो कॉमन है, तो टाउ टाउ को बाहर निकालो। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट v1 प्लस v2 टाउ होल स्क्वायर। तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर और रूट कैंसल होगा। क्या कैंसल होगा? हाँ, कैंसल होगा, लेकिन कब? जब ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। ये चीज़ याद रखना है, स्क्वायर और रूट आप तभी कैंसल कर सकते हो, जब अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होगी। अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है या नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो तब आप अंडर रूट विद स्क्वायर को मॉड x लिखोगे। फॉर एग्जांपल रूट x स्क्वायर होता है मॉड x के बराबर, ना कि x। अगर x पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर चूंकि आपको डेफिनेटली पता है कि v1, v2 और टाउ ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायर और रूट को आप काट सकते हो। और टाउ चूंकि यहाँ पर आ रहा है, टाउ का वैल्यू आप यहाँ से डालोगे, जो यहाँ पर मैंने इवैल्यूएट कर रखा है अंडर रूट v1 v2 g, तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो PQ कितना आ रहा है? v1 प्लस v2 टाइम्स अंडर रूट t v1 v2 डिवाइडेड बाय g। तो ये जो दरअसल आपके पास अब इक्वेशन आ रही है, एक जनरल इक्वेशन आपके पास आ रही है और ये इक्वेशन आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हो जो इन पैरामीटर्स को मैच अप करता है, इन पैरामीटर्स के साथ मैच कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये मेरा बचपन से ही मतलब आप कह सकते हो लाइन ऑफ थिंकिंग रही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें आप डायरेक्टली जो वैल्यूज़ है वो स्टार्टिंग से मत डालो। वैल्यूज़ को आखिर में डालो जब आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसा क्यों मैं करता हूँ या ऐसा मैं आपको क्यों सजेस्ट करता हूँ कि आप भी किया कीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको आपके पास एक जनरल फ़ॉर्मूला आ जाती है। जब भी आपके पास एक जनरल फ़ॉर्मूला आ रही है, तो उस टाइप की जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। खाली आपको फिर प्रॉब्लम्स में वैल्यूज़ डालने होते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको अपने ऑपोज़िट डायरेक्शन में सेम सेम पॉइंट से फेंका है, तो वो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी जब वो परपेंडिकुलर होंगे? तो ऑब्वियसली v1 v2 टाइम्स अंडर रूट v1 v2 डिवाइडेड बाय g के बराबर होगी। अब खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। v1 3 के बराबर था, v2 4 के बराबर है, तो वो वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किए हैं। 3 + 4 अंडर रूट 3 into 4 डिवाइड बाय 9.8 वो तो पता ही है। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आपका आ जाता है 2.474 मीटर्स। तो इस तरीके से जो आज का जो हमारा सेशन है या आज का जो हमारा क्वेश्चन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आज का जो हमारा सेशन था, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा। इस सेशन में आपने जो बेसिक चीज़ें मुझे मेरा एम जो था आपको मैं समझाऊँ, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग मी विद मी फॉर दिस टाइम एंड please like, share, and subscribe, and take care.